हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का पार्ट 15। तो इसका शीर्षक क्या है? दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैप के माध्यम से 3D मैप और 2D मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया गया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्वेश्चन आंसर में ही सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, अगर जो आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। मेनली आपको ये समझाया गया है इस वीडियो में कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है, एकदम आसान भाषा में। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ही अभ्यास के क्वेश्चन। तो अभ्यास का फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, सही विकल्प इनके चुनकर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आइए हम आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताते हैं। तो स्क्रीन में आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका टोटल विश्व का आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। जो ये है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत शामिल है, और ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप। तो आइए देख लेते हैं कि पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये है आपका, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है इसलिए इसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बोला जाता है। ये उत्तर में स्थित है इसलिए इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोला जाता है। तो इसमें आपको प्रश्न में पूछा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है। तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले आप समझिए कि जो आपको ऊपर से नीचे ये है उत्तर से दक्षिण, ठीक। और ऐसे अगर जो हम लाइन खींचे तो ये है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये होता है ईस्ट पूर्व, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होता है ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ उत्तर, और नीचे की तरफ होता है साउथ दक्षिण होता है, ठीक है। तो आपको तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि उत्तर से दक्षिण किस तरफ होता है। ये पूछ रहा है इधर से इधर तक की दूरी इसमें कितना किलोमीटर है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप लोग कि 6640 किलोमीटर, अर्थात 6640 किलोमीटर इसकी इधर से लेके इधर तक की कुल लंबाई है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 6640 किलोमीटर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा है? खा नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है। तो आपके इसमें हो जाएगा सबसे हल्की लकड़ी जो है उसको बोलते हैं वालसा। कौन सा है? का नंबर उत्तर सही हो जाएगा वालसा, ठीक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए इसको भरते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है खाली स्थान का कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का कौन सा नंबर का महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर का महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपको भरना है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप हम आपको बता चुके हैं एशिया है, जिसमें भारत शामिल है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से है। सेकेंड नंबर प्रश्न है इसका कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में स्थित है? तो आप लोग यहाँ भरेंगे उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है? भर देंगे उष्ण कटिबंध में है। क्यों है उष्ण कटिबंध, क्या होता है? चलिए हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं। तो आप लोग देखिए, मैप को ध्यान से देखिए। तो मैप में हमने आपको पहले भी शायद बताया है वीडियोज़ में कि ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। बीच वाली रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्क रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। आप ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? अक्षांश कौन सी रेखाएं होती हैं? जो पड़ी होती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं। जो ऐसे आती हैं उसको देशांतर बोलते हैं, ठीक। ये याद रखिए, काम की बातें हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको।
तो ये होती है कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। भू अर्थात धरती के मध्य से बीच से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, किसी भी स्थान को इंडिकेट करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, ये वास्तविकता में खींची नहीं गई हैं पूरी पृथ्वी में कि वहाँ पे बनाई गई हैं, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं इनको माना गया है, मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो ये होती है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। ठीक, और इसके जो उत्तर में होती है, उत्तर में कितने डिग्री में होती है? 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? जो खींची हुई है काल्पनिक रूप से खींची, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये जो भाग होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? देखिए, यहाँ से लेके कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जो भाग होता है, यहाँ गर्मी बहुत होती है। उसका कारण क्या होता है कि सूर्य यहाँ सीधा चमकता है, एकदम सर पे होता है, सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और क्या पूछा है इसमें आपके प्रश्न में कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कटिबंधी में, उष्ण कटिबंधी में। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ, इस स्थान से लेके यहाँ तक आपका उष्ण कटिबंधी में अधिकांश भाग है। देखिए जो इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है, इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है इन रेखाओं के बीच में, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आपको एक बात और बता दें कि इन रेखाओं के बीच में जितने भी भाग पड़ते हैं धरती के, यहाँ चाहे जहाँ तक ले लिया जाए, यहाँ पूरा, तो वहाँ गर्मी होती है। और भूमध्य रेखा के पास तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, भूमध्य रेखा के पास। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इनसे, तो गर्मी कम होती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ध्रुवों में क्या है, ध्रुवों में सूर्य की किरणें एकदम सही नहीं पड़ती, थोड़ा सा तिरछी पड़ने के कारण वहाँ बर्फ़ जमे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसका 3rd नंबर प्रश्न। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से अपने व्हाट्सअप एवं फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको एक बेहतरीन वीडियो फ्री में उपलब्ध करवाते हैं, हिंदी माध्यम के बेस्ट वीडियो, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के पास भेजिए। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। 3rd नंबर देखिए, संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका डैश जो दिया हुआ है उस खाली स्थान में भरना है। तो जो अमेजन नदी, यहाँ भरेंगे अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो दूसरी सबसे लंबी है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, और नील नदी है जो कहाँ है? मिस्र में है, इजिप्ट में, मिस्र में है। और अगर जो आपसे पूछा जाए कि संसार की सबसे चौड़ी नदी क्या है, जिसका बेसिन बहुत चौड़ा है, तो अमेजन नदी है। क्या है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। लेकिन सबसे लंबी नदी नील है। और अमेजन नदी कहाँ है? तो अमेजन नदी आपकी ब्राज़ील एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न, इसका खाली स्थान का 4th नंबर देख लेते हैं। एंडीज़ पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसमें आप लोग भरेंगे खाली स्थान में, क्या भरेंगे? अकांकागुआ जो चोटी है वो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। जिस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, उसी तरह से एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको अकांकागुआ बोला जाता है। बहुत सारी चोटियां, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोला जाता है? अकांकागुआ। और एक बात आपको फैक्ट बता दें कि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, चलिए हम आपको फिर से मैप में ले चलते हैं और समझाते हैं। यदि आप लोग मैप से पढ़ते हैं तो आपको याद रखने में कोई चीज़ आसानी होती है और वो चीज़ें बहुत समय के लिए याद हो जाती हैं। तो आप लोग मैप में देखिए क्या है, मैप में यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा हम आपको टोटल भी स्क्रीन में दिखाते हैं। दक्षिणी अमेरिका है, ठीक, दक्षिण अमेरिका में यहाँ टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम किनारे पश्चिमी भाग में जो है उसके किनारे नीचे तक, अगर जो आप नीचे तक जाएंगे, देखिए यहाँ नीचे तक जाएंगे तो यहाँ तक एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से
एक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी है? 7250 किलोमीटर है। कितनी है? 7250 किलोमीटर, जो ऊपर से लेकर नीचे तक इंडीज पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भाग में टोटल फैला हुआ है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या बोला जाता है? अकांकागुआ बोला जाता है। लास्ट नंबर है आपका खालिस्तान। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कौन सा सागर है? तो इसमें आप लोग क्या भरेंगे? कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर है, जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं। आपने वेस्ट इंडीज़ देश नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई भी देश नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे टापुओं से मिलाकर उनको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे टापू हैं जो कैरेबियन भी बोला जाता है। तो ये कैरेबियन सागर में ही स्थित है शायद, इसीलिए इनको कैरेबियन बोला जाता है। इन्हीं द्वीपों को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ देश बोला जाता है। जो आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज़ की टीम क्रिकेट में खेलती है। तो कौन सा सागर है? आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ आप लोग भरेंगे कैरेबियन सागर स्थित है उत्तर की तरफ, अर्थात ऊपर की तरफ। नीचे आपका ये होता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होता है, ऐसे बना हुआ है ना। और ऊपर की तरफ यहाँ पास आपको दिखाई देगा ये सागर उत्तर की तरफ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं? थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखते चलिए, आपको टोटल इसी वीडियो में सभी चीज़ें याद हो जाएंगी जितने भी आपके पार्ट में दिया हुआ है। अगर जो इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सब आसानी से भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है? वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं वलित पर्वत, और इसको भी समझेंगे हम लोग एक वीडियो और मैप के माध्यम से, किस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है और किस तरह से किसी भी पर्वत का निर्माण हुआ है धरती के अंदर। तो आपके बुक में है, क्या है देखिए इसका आंसर, कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाता है। क्या होता है? वलित पर्वत कहलाता है। जिस तरह से वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? इंडीज पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत के उदाहरण है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि वलित पर्वत जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जो वलित पर्वत हैं या किसी भी तरह के पर्वत होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो पहले क्या था कि टोटल जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सब एक भाग थे, टोटल जितने भी महाद्वीप एक भाग थे। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो होता है मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है मैग्मा, और उसमें चाल होती रहती है। कैसे होती रहती है? गर्म होने के कारण मैग्मा जो होता है वो ऊपर आता है, गर्म वाला मैग्मा, और फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो नीचे जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है तो नीचे चला जाता है, और गर्म वाले का कम होता है तो ऊपर आता है। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, और इसी मैग्मा के गर्म होने के कारण उनके ऊपर प्लेटें होती हैं। नासा के मुताबिक पूरी धरती को 100 प्लेटों में बांटा गया है। अभी 100 प्लेटों में बांटा गया है। तो जो प्लेटें होती हैं वो खिसकती रहती हैं इसी मैग्मा में गति के कारण। ठीक, धरती के अंदर मैग्मा भरा हुआ है इसी तरह से, और वो गर्म होने के कारण गति करता रहता है, तो उसी के कारण प्लेटें खिसकती रहती हैं, जिसके कारण भी भूकंप आता है प्लेट खिसकने के कारण। ठीक, और प्लेटों को 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी छोटी प्लेटों में बांटा गया है। ठीक, तो 7 बड़ी प्लेटें जो हैं आपको महाद्वीप में के रूप में दिखाया गया है, और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो समझिए ये, तो आपको बगल में वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा किस तरह से पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, तो जब गति होती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ गति करती है। जब इधर मैग्मा जाता है तो ये वाली प्लेट इधर गति करती है, और उधर से इधर गति करती है ये वाली। तो जब दोनों आपस में मिलती हैं, लड़ती हैं, टकराती हैं, तो क्या होता है, या कि वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऊपर की ओर इस तरह से उठने लगती हैं। ठीक, इस तरह से उठने लगती हैं टकराने के कारण, तो वहाँ एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। नहीं, यदि कोई प्लेट नीचे है और कोई प्लेट थोड़ा ऊपर है, जैसे एक महासागरीय प्लेट हो गई, एक धरातली प्लेट होगी, जिस तरह से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये वाली प्लेट क्या होता है, नीचे वाली प्लेट नीचे की ओर धंसने लगती है, और मैग्मे में जाके गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होता है मैग्मा, एकदम जलता रहता है, तो उसमें चली जाती है, और ये वाली थोड़ा सा उठने लगती है। तो यहाँ पास वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिस तरह से एंडीज पर्वत बना है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसी तरह से बना है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये नीचे क्यों नहीं धंस जाती है, ऊपर ही क्यों उठ जाती है? तो नीचे इसलिए ऊपर इसलिए उठ जाती है, नीचे नहीं जाती, क्योंकि जो मैग्मा होता है इतना गर्म होता है, वो भी बाहर आने का प्रयास कर रहा है।
बाहर आने का प्रयास कर रहा है तो वो ऊपर की ओर ढकेलता है उन प्लेटों को, तो वो प्लेटें क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठने के कारण क्या होता है कि पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस तरह से किस पर्वत का निर्माण हो, इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक, प्लेटों के खिसकने के कारण और लड़ने के कारण। और जो इंडीज़ पर्वत बना है उसकी एक प्लेट नीचे की तरफ, महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ चली गई, क्योंकि महासागरीय प्लेट थोड़ा नीचे होती है, उसके ऊपर पानी होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, स्थल मंडल होता है, जो धरातलीय प्लेटें होती हैं, तो वो ऊपर है, तो उसी में टकरा के पर्वत का निर्माण हो गया है, ठीक। और क्या होता है कि जब ये प्लेट नीचे की ओर चली गई है, ये देखिए ये वाली प्लेट जो है जब नीचे की तरफ गई तो मैग्मे में गई है, मैग्मा एकदम गर्म है, एकदम गर्म लाल है, तो इस प्लेट को पिघला दे रहा है, पिघला के क्या कर रहा है, तो मैग्मे की जो वो है मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो मैग्मा बाहर की ओर और तेज़ी से निकलने का प्रयास करता है। जब निकलने का प्रयास करता है तो यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी फोड़ के मैग्मा बाहर आ जाता है। यही कारण होता है मैग्मे के बाहर आने का भी, और यही कारण होता है पर्वतों के निर्माण को। इस तरह से बलित पर्वत का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है इसका, अति लघु उत्तरी का, जल विभाजन से क्या आशय है, समझाइए। तो जल विभाजन के बारे में आइए देख लेते हैं। जल विभाजन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जल विभाजन क्या होता है। पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बह जाता है। जैसे पर्वत है तो यहाँ से नदी निकली, यहाँ से क्या निकली, नदी निकली, तो उसका कुछ भाग इधर और कुछ भाग इधर हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं जल विभाजन। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, जल विभाजन क्या होता है, पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय पठारी भाग जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बह जाता है, उसी को जल विभाजन बोला जाता है। थर्ड नंबर प्रश्न है इसका, अति लघु उत्तरी, ग्रान चाको किसे कहा जाता है। तो ग्रान चाको के बारे में आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ से लिखना है, कहाँ से, देखिए यहाँ से, इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड नंबर का, उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे देश है, अर्जेंटीना भी एक देश है, के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन तथा घास के मैदान हैं। क्या होती है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु किसको बोलते हैं, गर्मी को, गर्मी का मौसम क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं, इन्हें ही ग्रान चाको कहा जाता है। तो आपको यहाँ तक लिखना है, क्योंकि ये अति लघु उत्तरी, इसमें छोटा ही उत्तर देना पड़ता है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे है आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन है, लघु उत्तरी प्रश्न है। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं, दीर्घ उत्तरी तो बड़े होते हैं, तो इनके आपको हम जिस तरह से आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं पीडीएफ के माध्यम से इनके उत्तर, तो आपको यही पीडीएफ में ही मिलेंगे। तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा वीडियो के, तो आप लोग उसको लिख लीजिए, सेव करके अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और कक्षा क्लास का नाम लिख के भेजिए, और आपको किस लेसन की पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएगी व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।